हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल एस क्लासेस में। जैसा कि पता है कि आप सोशल साइंस पढ़ेंगे और आज हमने इतिहास में नया पाठ यानी आपकी बुक में जो अध्याय 2 है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद, ये लेसन लिया है और आज हम इसका अध्ययन करेंगे और आपको समझाएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, कैसे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ और कौन कौन परिस्थितियाँ थी, कौन कौन लोग थे जो इस राष्ट्रवाद के विकास में जिनका योगदान रहा। तो चलो पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो आप जान ही गए होंगे कि पहले पार्ट में आपने पढ़ लिया होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना क्या है। तो राष्ट्रवाद की भावना क्या है कि राष्ट्रवाद एक भावना ही है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देश के लोगों में भावना के रूप में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण के परिणाम हुआ। तो ये आप जान गए कि राष्ट्रवाद क्या है, कि अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव ये है। तो भारत में यह कैसे हुआ? वैसे तो मोटा मोटा आधुनिक विश्व में, पूरे विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण के परिणाम हुआ, लेकिन भारत में किस प्रकार हुआ इसको हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि दूसरे उपनिवेश मीन्स किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा जब कोई कमज़ोर देश को अपना गुलाम बनाकर उस पर अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उस पर अधिकार बनाया जाता है, तो वह देश का उपनिवेश कहलाता है। तो हमारा देश भी ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना है या जो राष्ट्रोदय की घटनाएं हैं वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव में विभिन्न समूह को एक दूसरे से बांध दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। तो जब हम भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए उन आंदोलनों की हम बात जरूर करते हैं और हमारे जहन में वही बात आती है कि गांधी ने किस प्रकार मूवमेंट चलाए और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो वो औपनिवेशिक शासन की जो व्यवस्थाएं थी और उनके विरोध में जो सारे लोग, हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग, जितनी भी जातियों के लोग, जितने भी क्षेत्रों के लोग, इन जो उनको दमन, जिनका उत्पीड़न किया, उनके कारण एकता के सूत्र में बंधे और वो एकता के सूत्र में बांधने का काम और उन आंदोलनों को आगे बढ़ाने का काम महात्मा गांधी का नेतृत्व को हम भूल नहीं सकते हैं। और कांग्रेस ने महात्मा गांधी जैसे लीडर को प्राप्त किया और उन्होंने यह मूवमेंट आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा खिलाफत असहयोग आंदोलन चलाए गए और पहला विश्व युद्ध आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ और यह विश्व युद्ध पीछे जितने भी युद्ध हुए उन सबसे भयंकर, विनाशकारी और सबसे खतरनाक युद्ध था और पूरे विश्व इससे अछूता नहीं था
और इसलिए इसे विश्व युद्ध बोला गया है। तो हमारे देश में भी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी जो रक्षा व्यय था वह बढ़ गया। खर्चे की भरपाई के लिए कर्जे लिए गए और जो खर्चा पूरा करने के लिए क्या किया गया, कर्जा लिए गए। करों में वृद्धि की गई और टैक्स लगाए गए। सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और आयकर शुरू कर गया। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स लगा दिया आम लोगों पर। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब सुना तो वहाँ भी ऐसे ही हो रहा था और सेम स्थिति ऐसी ही हो रही थी वहाँ पे भी। तो 1918 से 1920 और 1921 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई। फसल खराब होने का मतलब है कि खाने की कमी होना, ठीक है, लोगों में जो खाद्य सामग्री है उसकी कमी होना, और वही हुआ, खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया। उसी दौरान फ्लू और महामारी भी फैल गई। कई बीमारियां फैलने के कारण महामारी भी फैल गई। महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो जैसे महामारी आजकल आप देख ही रहे हो कि महामारी का क्या नतीजा होता है, लोगों में कैसा दहशत और डर का भाव, और लोग मरते हैं, कुछ भुखमरी से मरते हैं, कुछ बीमारी से मरते हैं। जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और लोग कैसे परेशान हैं, लोग भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम भी हुआ। युद्ध ख़त्म होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं। और जब 1918 में युद्ध ख़त्म हो गया तो फिर भी स्थिति सामान्य नहीं। नवंबर यानी लगभग 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हुआ, तो लेकिन उसके बाद भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई। तो क्या हुआ, हमारे देश में जब इतनी विकट परिस्थितियां पैदा हो गई तो सत्याग्रह का विचार, यानी गांधी जी द्वारा और जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे था, जो उनकी नीतियाँ थी, जो उनका विभिन्न दमनकारी शासन था, उसके खिलाफ गांधी जी द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए। और गांधी जी पहले से पहले साउथ अफ्रीका में भी कार्य कर चुके थे, नस्लभेद पे कार्य कर चुके थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे और सत्याग्रह का विचार उनके मन में आया। और सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका था, यानी उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा जिसका नाम था सत्याग्रह। और उनका मानना था कि सत्याग्रह के विचार सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था, ये उनका था, ठीक है। और वो सोचते थे कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता था, ये गांधी जी ने बोला। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। सत्याग्रह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पे सत्याग्रह आंदोलन, जब वो भारत आए तो उन्होंने कई स्थानों पे, विभिन्न जगहों पे, गांधी जी ने बिहार में चंपारण जिले में 1917 में बागन दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों को प्रेरित किया। गुजरात के खेड़ा जिले में और 1918 में अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
ठीक है। तो जो किसानों से लगान वसूली की जाती थी, श्रमिकों से बेगार की जाती थी, जबरन काम किया जाता है, इन सब के बीच जाकर उन्होंने अपना सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह के बाद क्या हुआ कि गांधी जी इन सत्याग्रहों से कामयाब हुए और कामयाबी से उत्साहित होकर उन्होंने क्या किया कि 1929 में ये रोलट एक्ट, आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि रोलट एक्ट क्या है और इसके बारे में लिखिए। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपके कंपटीशन में आ सकता है। तो गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। जब अंग्रेजी शासन ने यहाँ पर एक कानून बना दिया जिसका नाम था रोलट एक्ट, और उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया 1919 में। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 2 मार्च 1919 को इसको लागू भी कर दिया। ठीक है, यानी भारतीय लोग इसका बहुत विरोध कर रहे थे, राजनेता इसके विरोध कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इसे ज़बरदस्ती 21 मार्च है ये, इसको मैं करेक्ट कर दूं आपको, 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल के बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रखने का अधिकार मिल गया। यानी ये कानून ऐसा था कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियां जो उनके विरोध में की जा रही हैं भारतीयों के द्वारा, उन राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक जो कैदी है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकते हैं। और वो करते थे और उनको यातनाएं और दंड भी देते थे। भारतीयों ने इस रोलट एक्ट को काला कानून कहकर पुकारा। तो ये रोलट एक्ट है और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपने चैनल AS क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको देखें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।